हाँ तो बच्चा जी, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के माध्यम से जो है आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे क्या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो आप लोगों का राजनीतिक शास्त्र का जो है प्रथम चैप्टर है। तो इसी वीडियो में हम पूरा जो है चैप्टर जो है खत्म करेंगे और आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो हम चैप्टर पे विचार करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि लोकतंत्र कहेंगे किसको, ठीक है। तो लोकतंत्र हम उसको कहेंगे जहां पे जो है लोगों का तंत्र हो, ठीक है, यानी कि जनता के द्वारा जो बनाया गया सरकार होता है, जनता के द्वारा जो बनाया गया तंत्र होता है, उसी को हम लोकतंत्र कहेंगे। कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं जब कर सत्ता की साझेदारी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी पे बात करते हैं। कर जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि सत्ता की साझेदारी हम उसको कहेंगे जहां पे जो है देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय के लोग की भागीदारी जब हमारे सरकार में होगी तो ये क्या कहलाएगी, सत्ता की साझेदारी कहलाएगी। अगर भारत की शासन प्रणाली की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है शासन होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो जनता लोग होता है क्या करता है, अपने द्वारा सरकार चुनता है। वो जो सरकार चुनी हुई होती है वो क्या करती है, जो जनता के लिए ही कानून बनाती है, यानी कि जनता पे ही शासन करती है। इसलिए कहा गया है जो भारत का जो शासन प्रणाली है वो क्या है, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनती है। कंप्लीट है। चलिए तो सत्ता की साझेदारी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, हम फिर से जो है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन जरूर करेंगे। चलिए अगला जो है टॉपिक आपका, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी, यानी कि लोकतंत्र के मूल मंत्र की बात अगर किया जाए होगा तो वो होता है सत्ता की साझेदारी होता है। आगे देख लेते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यानी कि क्या होता है कि अगर लोकतंत्र है यहाँ, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो प्रत्येक नागरिक का जो है बराबर का अधिकार होता है। यहाँ पे हम अमीरी गरीबी या फिर जो उसको क्या कहा जाता है, गोरा लंबा, ठीक है, इस सब के आधार पे जो है हम उसमें जो है लोग को बांट नहीं सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को जो है बराबर अधिकार होता है सरकार में, ठीक है। देखते हैं आगे। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक का जो है बराबर हिस्सा होता है और ये हिस्सा जो है भागीदारी के द्वारा ही जो है संभव हो पाता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, ठीक है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। यानी कि देखिए, जो लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था चलती है, जो भी शासन प्रणाली होती है, उसमें नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है, यानी कि नागरिक को इस बात का अधिकार होता है जो हम सरकार से पूछे, जो आप जो ये शासन प्रणाली बना रहे हैं वो किस बात के लिए बना रहे हैं, इसका क्या योगदान रहेगा हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये था आप लोगों का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अभी तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जस्ट जो है इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम बात करेंगे। अगला जो हम एगो प्रश्न लिए हैं आप लोगों के लिए, यानी कि क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है आखिर जरूरी है तो क्यों जरूरी है ना, उसमें विचार कर लेते हैं। पहले जो है हम सबसे पहले आप लोगों को लिए जो लाए हैं युक्तिपरक तर्क के आधार पे हम बताएंगे और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को नैतिक तर्क पे ना। तो युक्तिपरक तर्क पे देख लेते हैं क्या होता है। इसमें लाभ, ठीक, हानि और लाभ के परिणाम पर जो है आधारित है, जो इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, ठीक है। तो देखते हैं। कर विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का
अंदेशा कम होगा। यानी कि देखिए, अगर सत्ता में जो है प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के लोग और प्रत्येक समुदाय के लोग शामिल रहेंगे, तो यहाँ पे जो है जो टकराव की जो भावना है, एक दूसरे में जो टकराव की जो अंदेशा है, वो जो है कम हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो अगर मुस्लिम धर्म के लोग का जो है सत्ता में साझेदारी कम रहेगा, तो क्या होगा, जो हिंदू और मुस्लिम में जो है क्या हो जाएगा, जो एक तरह से दंगा फसाद हो जाएगा। या फिर हिंदू धर्म के लोग को जो है सत्ता में साझेदारी कम रहेगी, तो वहाँ पे हो सकेगा। तो ऐसी यानी कि टकराव की अंदेशा को कम करने के लिए भी जो है सत्ता में जो है सभी वर्ग के लोगों की जो है साझेदारी जरूरी हो जाती है। तो आगे देखते हैं, आयकर राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा है। यानी कि अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे जो है सभी जाति और सभी धर्म के लोग को जो है वहाँ पे रहना चाहिए। और अगर ऐसी दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उन पे अगर उनका जो है ठीक है शासन व्यवस्था पे ज़्यादा अधिकार हो जाएगा, तो अल्पसंख्यक लोग को कुछ बुझेगा, कुछ नहीं बुझेगा, ठीक है। तो बहुसंख्यक किसको कहेंगे, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसको बहुसंख्यक। और जिसकी संख्या कम रहेगी उसको क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात को। चले, तो ये था आपका युक्ति परक तर्क। क्या था बबुआ, युक्ति परक तर्क था। आगे देखते हैं ना, आगे है नैतिक तर्क। क्या है, नैतिक तर्क पे जो अगर बात करेंगे तो ये है आपका नैतिकता या अंतर्भूत महत्व के आधार पर है, यानी कि आधारित है। इस पे देख लेते हैं क्या है। कह रहा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि सत्ता की साझेदारी से ही लोकतंत्र शुरू होती है, ठीक है। यानी कि सभी का जो है बराबर बराबर अधिकार रहना जरूरी होता है, तब जाके जो है सत्ता की साझेदारी बनती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है लोगों की भागीदारी आवश्यक है। यानी कि देखिए सत्ता में जो है लोगों की भागीदारी आवश्यक है। अगर लोगों की भागीदारी प्रॉपर, सभी लोगों की भागीदारी नहीं रहेगी तो सत्ता जो है यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था नहीं चल सकता है। आगे देख लेते हैं, तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं। और क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लोग जो है, प्रत्येक समुदाय के लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और सबके बारे में जो है लोग जान पाते हैं। तो सत्ता में साझेदारी के से ही जान पाते हैं। कंप्लीट है। तो यहाँ तक आप लोग अभी पढ़ लिए हैं। आगे हम सत्ता में साझेदारी जो है क्यों आवश्यक है उसको पढ़ाएंगे। तो उससे पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट है। चलिए हाँ, तो बच्चा जी चले अगला प्रश्न जो है हम आप लोगों के लिए ले लिए हैं ना। तो आगे का जो प्रश्न है आपका, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। आप लोग क्लास जो है बहुत ही आराम से कीजिए और इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो लगभग जो है 30 या 35 मिनट से कम ही लगेगा। आप लोग, हम वीडियो अभी बना रहे हैं तो देखिएगा आप लोग कितना मिनट लगता है। अगर आप लोग जो है इसका नोट्स, ठीक है, फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अंतिम में हम आप लोगों को नंबर दे देंगे। तो आप लोग जो है ये सेवा का जो है लाभ जरूर उठाइएगा। हाथ से लिखा हुआ रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से मज़ेदार होगा। तो चलिए क्लास पे आते हैं। देखिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता आगे है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हो, तो उसमें देख लेते हैं। कह रहा समाज में एकता और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है ना। यानी कि अगर समाज में जो है एकता बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अब कैसे जरूरी है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए जो अगर कोई खास जाति के लोग को, जैसे मान लीजिए जो कोई जाति के लोग होता है, गांव में बहुत सारा जाति रहता है, जैसे यादव हो गया, उसके बाद तेली हो गया, जो उसको क्या कहा जाता है, कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, ये जाति होता है। हम लोग के लिए जाति उतना मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी है तो बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर प्रॉपर जो है कोई जाति का बोलबाला हो जाएगा तो क्या होगा, अगर प्रॉपर में कोई खास जाति का ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो भी दूसरे जाति वाला रहेगा ना उसको कुछ बुझवे नहीं करेगा, तुच्छ समझेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है समाज में भाईचारा, एकता बनाए रखने के लिए जो है बउआ बहुत जरूरी है। क्या
सत्ता में साझेदारी, और वो भी सभी वर्गों की, सभी समुदाय के लोगों की जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। और सामाजिक समूह में टकराव नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है, सभी लोग जो है अपना अपना प्रॉपर पद पे रहेंगे और अपना जो है शासन करेंगे, तो उतना ज़्यादा टकराव बनता नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी का ये जो है बहुत आवश्यक कारक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करा। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए सीधा सिंपल बात समझिए। अगर मान लीजिए जो जिस जाति की संख्या या जिस धर्म की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, वो लोग सत्ता में है, ठीक है, और जो लोग की जनसंख्या कम है यानी कि अल्प है, तो वो क्या करेगा, सीधा सिंपल। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वीडियो जो है ऑफ हो गया था, तो आप लोग जो है मिला लीजिएगा, मिलाइए क्या, हम बराबरे चलेंगे। देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है, यानी कि हम लोग आपको बता रहे थे, हम आपको जो सत्ता की साझेदारी के माध्यम से जो है बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का लोकतंत्र की आत्मा के सम्मान के लिए भी सत्ता में साझेदारी आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्र की आत्मा के सम्मान के लिए जो है सत्ता में साझेदारी बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है लीजिए, और आगे हम बता रहे हैं तुरंत। हाँ तो बच्चा जी चलिए देखते हैं आगे आप लोगों का सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें बात कर लेते हैं जो होता क्या है। कह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो, उसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, सरकार के जो विभिन्न अंग होता है, ठीक है, उसका बंटवारा जो है सत्ता की एक ही, मतलब कि एक ही स्तर पे हो, उसको क्या कहेंगे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम है उसके माध्यम से हम समझेंगे जो सत्ता का जो है क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है। पहले जो आता है क्षैतिज वितरण में, बउआ देखना ठीक से, क्षैतिज वितरण में जो पहले आता है आप लोग का विधायिका आता है। क्या आता है? विधायिका। उसके बाद जो आता है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। उसके बाद है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। चलिए देखते हैं जो विधायिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो देख लेते हैं। विधायिका का काम कानून बनाना है। विधायिका का क्या काम है बउआ? कानून बनाना। कंप्लीट है। विधायिका क्या करेगी? जो विभिन्न प्रकार की जो कानून है उसको बनाएगी। कंप्लीट है। कार्यपालिका कानून लागू करती है। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है? कानून को लागू करती है। स्पष्ट है। आगे देख लेते हैं। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। और न्यायपालिका जो होती है वो कानून की व्याख्या करती है। आई मीन कहने का मतलब ये है जो कानून को देखती है, जो कानून, जो कोई फलानमा कानून जो है जैसे आया है तो वो जो है मतलब कि किस स्तर तक सही है, इसका लाभ क्या हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, ठीक है, उसको जो है व्याख्या करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है ना, देख लेते हैं। आगे आप लोगों का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, यानी कि जो सत्ता का जो है किस प्रकार से बांटा गया है सत्ता को, ठीक है। केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है, उसके बाद जो स्थानीय सरकार होता है वो भी अलग होती है ना। तो उसको हम समझेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले आती है आपका केंद्र सरकार। क्या आती है? केंद्र सरकार, जिसको हम संघ सरकार कहते हैं। क्या कहेंगे? संघ सरकार भी कहते हैं। चलिए आगे जो आते हैं उसके बाद राज्य सरकार आती है, उसके बाद आती है स्थानीय सरकार। सीधा सिंपल सा बात समझिए आप लोग। जो सबसे पहले आते हैं केंद्र सरकार। केंद्र को यानी कि भारत एक देश है तो पूरे भारत का जो है ये वो सरकार आता है जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है। जैसे अभी जो है अभी के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी नाम है उनका, आप लोग जानते होंगे। देखिए तो वो जो है
अभी पूरा देश के प्रधानमंत्री ना, यानी कि भारत के अंदर जो 28 राज्य है तो वो पूरे का जो है प्रधानमंत्री है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है तो वो सबका प्रधानमंत्री है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देश को जो है ना, देश को 28 भाग में बांट दिया, यानी कि 28 राज्य में बांट दिया ना, और 9 को जो है केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका मुख्यमंत्री अलग है, 28 को जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री अलग है। तो इस हिसाब से जो है इसको बांटा गया है। उसके बाद स्थान में भी बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, यानी कि वहां से आया, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, जो राज्य में बांटा, राज्य के बाद जो है उसको आप लोगों का क्या कहा जाता है, परमंडल आता है, अनुमंडल आता है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी कि जिला जो हो गया, और उसके बाद जो है ब्लॉक आता है। तो इस हिसाब से जो है इसको बांटा गया है। तो हम जो है 3 को यहाँ पे लिए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार किसको कहेंगे। कह रहा है भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। यानी कि देखिए भारत के अंदर, ठीक है, जो बनने वाली ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए बने उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र सरकार कहेंगे या फिर संघ सरकार कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर के सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, पहले बता चुके हैं। जो प्रांतीय हिसाब से, यानी प्रांत के हिसाब से, जैसे देखिए बिहार क्या होगा, बिहार जो है एक प्रांत है ना, बिहार एक राज्य है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है अभी फिलहाल में, ठीक है। उसके बाद जो है अभी इलेक्शन का मौसम है, तो अभी तो लोकसभा चुनाव जो होगा ना, विधानसभा तो है ना, तो हो सकता है तो जो पार्टी जो है, यानी कि अभी जो है किसकी सरकार है, बीजेपी की होगा तो कांग्रेस का आएगा, जो भी आए उससे हमको जो है उतना आप लोगों को ज्यादा जो है मतलब रखना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं आगे। तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, होगा बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी है, ठीक है। तो नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री है तो खास तौर पे एक प्रांत हो गया ना, राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक है। और अगर उसको क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वो तो पूरे देश के हैं, यानी कि केंद्र की सरकार है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से बांटा गया। उसके बाद कह रहा है राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं, यानी कि राज्य सरकार से नीचे के स्तर की जो भी सरकार होता है उसको स्थानीय सरकार कहते हैं, ठीक है। इसको एक बार और जो है हम फटाफट समझ लेंगे, थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं इसमें ना। देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार किसको कहा जाता है। कह रहा भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहा जाता है, संघ या केंद्र सरकार कहेंगे। कंप्लीट है, यानी कि पूरे देश के लिए जो सरकार बनेगी उसको संघ या केंद्र सरकार कहेंगे। कंप्लीट है। यहाँ पे जो है ना गर्मी थोड़ा ज्यादा है, आप लोग जो है पंखा में पढ़ते हुएगा, लेकिन यहाँ पे हम पंखा चलाते हैं तो आवाज घरघराने लगता है। तो देखिए आगे देखते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, यानी कि क्या होता है वो क्षेत्रीय है, क्या हुआ क्षेत्रीय है। तो जो प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की जो सरकार होती है उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, राज्य सरकार कहेंगे, ठीक है। आगे आपका आगे देख लेते हैं, इधर घूम के ना। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं, यानी कि राज्य सरकार से नीचे की जो सरकार रहेगा उसको स्थानीय सरकार। पहले कौन सरकार, केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। कंप्लीट है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर से बता रहे हैं। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका अगला जो टॉपिक है वो है बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। क्या है, बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट। कंप्लीट है। देखते ले बेल्जियम की जो समाज थी, ठीक है, उसका जो है क्या जातीय बनावट है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए कह रहा बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। यानी कि बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी जो है आपका, जिसकी आबादी जो है हरियाणा जो राज्य है ना, हरियाणा राज्य उससे भी आधी है, उससे क्या है आधा है। आगे देख लेते हैं। परंतु इसके समाज की बनावट बहुत ही जटिल है, जनसंख्या भी कम है और उसका जो बनावट है समाज का, वहाँ के जो समाज का जो बनावट है बहुत ही जटिल है, ठीक है, बहुत ही जटिल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे रहा यहाँ रहने वाले लोगों में
59% लोग डच भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से 59% यानी कि 59% जो है परसेंट जो है आपका जो है क्या कौन भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। और जो 40% है ना, यानी कि 40% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग जो है डच भाषा बोलते हैं, तो 59% यानी कि परसेंट, ठीक है, और 40% जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कंप्लीट है। अब बाकी लोग जो है, बाकी 1% जो बचे, कितना, 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं, जर्मन। अब देखिए, एक तो छोटा सा ये देश है, कौन, बेल्जियम, और छोटा सा देश है जिसकी आबादी जो है हरियाणा, अपना जो हरियाणा राज्य है उससे भी कम है, ठीक है। अब फिर भी वहाँ पे 3 गो भाषा बोला जाता है। 3 गो कौन कौन है, तो डच भाषा है, फ्रेंच भाषा है और जर्मन भाषा है। अब देखिए, इतना छोटा सा देश में जो है, इतनी छोटी आबादी वाले देश में जो है 3 गो भाषा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषी है। यानी कि एक जो यहाँ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें जो है 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। और उसके बाद कर रहा है, अब 20% लोग जो है डच भाषा बोलता है। ये है आपका वहाँ की बेल्जियम की राजधानी का हाल है। उसके बाद देख लेते हैं क्या कर रहा, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। और वहाँ पे जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, जो अगर तुलनात्मक रूप से दिखा जाए तो वो जो है ज़्यादा जो है समृद्ध है और ताकतवर है, यानी कि शक्तिशाली है। तो इस प्रकार आप लोग जो है यहाँ पे समझे हैं बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट किस प्रकार से है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जो टॉपिक है उसको हम पढ़ाएंगे। आगे आपका श्रीलंका की समाज की जातीय बनावट, ठीक है। आप लोग किताब से मिलाते चलेगा, इक्का दुक्का नहीं मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन लगभग में सभी मिलेगा। देख लेते हैं जो श्रीलंका की समाज की जातीय बनावट क्या थी। करा, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है ना। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण हिस्सा में जो है समुद्री तट से कुछ ही दूरी पर जो है स्थित है। यहाँ पे हम लिख भी दिया जाए, श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट के कुछ ही दूरी पर क्या है, स्थित है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है। कितना है, 2 करोड़ है, जितना हरियाणा की आबादी है उतना। यहाँ पर भी जो है श्रीलंका में भी जो है बेल्जियम जैसा ही हाल है, क्योंकि बेल्जियम का आबादी भी जो है लगभग में 2 करोड़ है, यहाँ का भी लगभग में 2 करोड़ ही है। तो देख लेते हैं, बेल्जियम की तरह यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। यानी कि बेल्जियम की तरह ही जो है श्रीलंका में भी जो है कई जाति के लोग जो है, यानी कि कई जातीय समूह के लोग जो रहते हैं और कई तरह के भाषा बोलते हैं। देख लेते हैं, देश के जो है 74-75 आबादी जो है सीली भाषा बोलता है, सीलियों का है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि श्रीलंका के जो है 74% जो आबादी है कौन सी भाषा बोलती है, सीली भाषा बोलती है। और आपका जो बचा है इधर, जबकि श्रीलंका के 18% लोग जो है तमिल भाषा बोलते हैं। कंप्लीट है। अब बाकी जो बचा है वो जो है मतलब उर्दू बोलता होगा ये सब। तो ये जो है आप इसमें समझे श्रीलंका की समाज की जातीय बनावट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लगभग में आप जो है 2 टॉपिक बचा हुआ होगा। चलिए आगे जो है आपका अगला है भारत में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, आप लोग थोड़ा तत्व मिलान से पढ़िएगा और कुछ समझ के जाइए, यहाँ से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है भारत में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, कह रहा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, जो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जो लोगों के लिए जो शासन बनाया जाता है वो लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है ना। देख लेते हैं आगे। करा यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि क्या होता है बउआ,
जो भारत के जो नागरिक होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी नागरिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना मत अधिकार यानी कि वोट के माध्यम से, हम जो वोट देते हैं तो वोट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि क्या करती है, जो सरकार बनाती है, केंद्र हो या फिर राज्य हो, वहाँ पे जाके सरकार बनाती है। जो सरकार जो है क्या करती है, फिर हमारे लिए कानून बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत की शासन व्यवस्था जो है चलती है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे कर रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग स्वराज के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। यानी कि क्या है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है लोग स्वराज के माध्यम से जो है अपने आप पे शासन करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जो अपना सरकार जो है खुद चुनते हैं और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो है हमारे लिए नियम कानून बनाती है, हम उस नियम पे चलते हैं। कंप्लीट है, चलिए देखते हैं क्या करा आगे कर आप लोगों का। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। यानी कि क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बबुआ क्या होता है, जो सभी नागरिक जो है बराबर होता है। ठीक है, सभी नागरिक क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म इस सब के आधार पे जो है तुलना नहीं किया जाता है, सब जो है बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, तथा राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच होता है। वहाँ जो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, या फिर केंद्र में सरकार बनता है या फिर राज्य में सरकार जो बनता है, तो वहाँ पे सबका मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। यानी कि अधिक लोग में जो है सरकार की बंटवारा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे भारत में सत्ता की साझेदारी ये जो है समाप्त होती है। अगला जो है लगभग में एगो टॉपिक या फिर 2 टॉपिक और होगा, आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला जो है आपका सत्ता की साझेदारी की मुख्य रूप। ठीक है, यानी कि भारत में जो है सत्ता की साझेदारी का जो मुख्य रूप है उस पर बात करेंगे। और आपका है बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता। ये 2 पढ़ा के ना वीडियो को समाप्त हो जाएगा, यानी कि चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है सत्ता की साझेदारी का मुख्य रूप। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। कंप्लीट है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, शासन के विभिन्न अंग के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम बता देते हैं। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। कंप्लीट है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जो सत्ता का बंटवारा जो है क्षैतिज होता है, क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। आयकर इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ना। यानी कि इस प्रकार के बंटवारे में क्या होता हुआ, जो सत्ता के विभिन्न अंग जो है एक ही स्तर पे रहता है, यानी कि एक ही स्तर पे रहेगा और अपना अपना शक्ति का जो है अपना शक्ति का प्रयोग करके कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षैतिज बंटवारा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप। आगे जो हम बात करेंगे वो है आपका बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता। ठीक है, यानी कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बेल्जियम की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किस प्रकार दोनों जो है समान है, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, समान विशेषता पे बात करते हैं। भारत और बेल्जियम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है, भारत और बेल्जियम दोनों क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दोनों देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि दोनों देश की अगर हम बात करें ना, दोनों देश बेल्जियम और भारत दोनों देश की बात करेंगे, तो जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार से क्या होती है, अधिक ताकतवर होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो अधिक पावर आती है केंद्र सरकार के पास। कंप्लीट है, चलिए। दोनों देश के बीच त्रिस्तरीय सरकार है। दोनों देश में क्या हुआ, दोनों देश में जो है त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार मतलब जैसे देख लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं, जो भारत का जो सरकार है वो 3 भागों में बटी रहती है। पहले का तो आप लोगों का केंद्र सरकार, दूसरा का राज्य सरकार और तीसरा का जो होता है स्थानीय सरकार होती है। कंप्लीट है, तो त्रिस्तरीय सरकार में बटी रहती है। तो वो जो बेल्जियम देश है ना, वहां पर भी जो सरकार जो है 3 अधि में बटा हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बटी हुई है। तो इसी प्रकार जो है आपका वीडियो हो जाता है यहाँ पे समाप्त। यानी कि ये चैप्टर जो है आपका
सत्ता की साझेदारी वो भी समाप्त होती है। और आई होप कि आप लोगों को ये क्लास जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए। आप लोगों की सहयोग की जो है अत्यंत जरूरत है, तो अपना सहयोग जो है आप लोग बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।